हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन रेशो, मतलब वित्तीय स्थिति के अनुपात। देखिए, वे अनुपात जिनसे किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है वो इस क्षेत्र में आते हैं, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन रेशो के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये सभी अनुपात आर्थिक चिट्ठे की विभिन्न मदें जो होती हैं उनके आधार पर निकाले जाते हैं। इसलिए हम इसे बैलेंस शीट रेशो, आर्थिक चिट्ठा अनुपात भी कहते हैं। इन अनुपात में से कुछ अल्पकालीन शोधन क्षमता या तरलता की जानकारी के लिए निकाले जाते हैं, जबकि कुछ अन्य दीर्घकालीन शोधन क्षमता या पूंजी संरचना की जानकारी के लिए निकाले जाते हैं। तो जो इस श्रेणी के जो अनुपात होते हैं हम उनको दो कैटेगरी में रखते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा इसमें लिक्विडिटी रेशो और सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, मतलब तरलता संबंधी अनुपात, और दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, पूंजी संरचना अनुपात। अब यहाँ लिक्विडिटी रेशो मतलब तरलता संबंधी अनुपात की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों को समय पर भुगतान रखने की कितनी क्षमता रखती है, इसकी दृष्टि से इसे अल्पकालीन शोधन क्षमता या तरलता की जानकारी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी वित्तीय दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस जानकारी के लिए लिक्विडिटी मतलब तरलता और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब अल्पकालीन शोधन क्षमता संबंधी निम्नलिखित अनुपात निकालना महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे हमने इसमें फॉर्मूला लिखा है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, मतलब यहाँ चालू अनुपात निकालने के लिए हम चालू संपत्तियों को चालू दायित्वों से भाग करके निकालते हैं। तो यहाँ पे करंट रेशो को हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं, मतलब इसको हम कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहते हैं। ये जो अनुपात होता है वो किसी संस्था की चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के बीच के अनुपात को स्पष्ट करता है। चालू संपत्तियाँ क्या होती हैं? चालू संपत्तियाँ ऐसी संपत्ति होती हैं जिसको हम 12 महीने के अंदर, मतलब 1 वर्ष के भीतर, जिनको हम कैश में चेंज कर सकते हैं, रोकड़ में बदल सकते हैं। इन संपत्तियों में व्यवसाय के दौरान लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे हम चालू संपत्तियों में बात करें, जैसे कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, तैयार माल, स्टॉक, व्यापारिक देनदार, प्राप्य बिल, अल्पकालीन विनियोग, पूर्वदत्त व्यय, रोकड़, बैंक, तो ये चीज़ हम सब चालू संपत्तियों में शामिल करते हैं। और जो चालू दायित्व होते हैं वे दायित्व इसमें शामिल करते हैं जिनका भुगतान 12 महीने के अंदर या 1 वर्ष के अंदर करना होता है। अब इसमें कौन कौन से शामिल कर सकते हैं चालू दायित्वों में? तो देखिए, चालू दायित्वों में जैसे व्यापारिक लेनदार हो गए, देय बिल हो गए, आदित्य व्यय हो गए, बैंक अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मतलब करों के लिए प्रावधान हो गए, या शॉर्ट टर्म लोन जो होते हैं अल्पकालीन ऋण, तो वो हम चालू दायित्वों में शामिल करते हैं। अगर ऋण पत्र या दीर्घकालीन ऋण भी 1 वर्ष के अंदर भुगतान करने को ड्यू हो जाते हैं तो वो भी हमारे चालू दायित्व में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो ये चालू अनुपात के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब इसमें हम देखें कि जब हम इसको चालू अनुपात निकालेंगे तो अगर ये अनुपात 2:1 के आसपास हो तो हम ये मानेंगे कि अल्पकालीन शोधन क्षमता की दृष्टि से बेस्ट है। मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि जो चालू संपत्तियां हैं और जो चालू दायित्व है, मतलब जो करंट असेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ की तुलना में करंट असेट्स हमेशा डबल रहनी चाहिए, दुगने रहने चाहिए।
इससे क्या होगा, जो चालू दायित्वों के बराबर कार्यशील पूंजी हमारे व्यापार में बनी रहती है और रोकड़ तथा देनदारों से प्राप्त राशि से हम लेनदारों को सही टाइम पर पेमेंट कर पाते हैं। अगर ये अनुपात और भी अधिक है तो चालू दायित्वों के भुगतान की दृष्टि से और भी उत्तम होगा। लेकिन अधिक अनुपात मतलब जो अधिक चालू अनुपात निकलेगा उसका मतलब होगा कि चालू संपत्ति में हमने आवश्यकता से अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा विनियोग कर रखा है, जिसका हमारे बिजनेस में ऐसा इफेक्ट पड़ेगा। जो पूंजी होगी वो हमारी ऐसी संपत्ति जिससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है उन संपत्तियों में फंसी रहेगी, और आवश्यकता से अधिक रोकड़ का शेष या स्टॉक रखना है तो वो भी हमारे लिए कोई प्रॉफिट का काम नहीं करता, जिससे अन्य कार्य में विनियोग करना व्यापार की आय बढ़ाने में सहायक होगा। इसलिए हमारा जो चालू अनुपात, अगर आदर्श अनुपात की बात करें तो वो हमारा कितना होना चाहिए, आदर्श अनुपात होना चाहिए। मतलब चालू संपत्ति हमारी 2 गुना हमेशा और ये 1 गुना हो, तो हमारा जो आदर्श अनुपात बनेगा वो बनेगा 2:1। इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हो तो चालू अनुपात 3:1 से अधिक का कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम आदर्श अनुपात की बात करेंगे तो आदर्श अनुपात हमारा 2:1 रहता है। अब यहाँ करंट एसेट्स की बात करी थी तो इसमें कैश, डेप्टर, बैंक, बीआर, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस रख लेते हैं। अगर करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो क्रेडिटर, बीपी, आउट स्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो इसमें ऐड कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशो। हमें इन सूचनाओं के आधार पर करंट रेशो निकालना है। तो देखिए करंट रेशो का हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। करंट रेशो इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख देते हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो हम ये देखते हैं करंट असेट्स में किस किस को इंक्लूड करें। देखिए कैश करंट असेट्स होती है, बैंक करंट असेट्स होती है, फिर दे रखे हैं डेप्टर, डेप्टर भी हमारे करंट असेट्स हैं। अच्छा, उसके बाद देखें क्रेडिटर, तो ये तो करंट असेट्स नहीं है। बिल पेबल ये भी नहीं है। इधर से देखें बीआर, ये रख लेंगे 5,000। स्टॉक, स्टॉक भी ऐड करेंगे। इसके साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी ऐड कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है। अब इसका टोटल लगा लेते हैं। 20,000 और 10,000, 30,000, 30 और 5 35,000, 35 5 40,000, 40 और 9 49,000, 49 और 3 52,000। तो देखिए करंट एसेट्स आ रही है हमारी 52,000। अब निकाल लेते हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में यहाँ से देखते हैं तो हमने देखा कैश करंट असेट्स थी, बैंक करंट असेट, डेप्ट करंट असेट्स, क्रेडिटर का अमाउंट ले लेंगे, ये करंट लायबिलिटीज होती है। इसके साथ बिल पेबल भी हैं, बिल पेबल ले लेंगे। इसके साथ बीआर नहीं लेना, हम करंट असेट्स में ले चुके, स्टॉक करंट असेट्स में ले चुके, प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट्स में ले चुके। अब आएगा इसमें
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। हम्म, 16,000, 4,000, 20,000, और 20,000 और ये आता है 2,000, तो आज मिलकर हो जाता है 22,000। तो देखिए क्वेश्चन की डिमांड थी, हमें करंट रेशो कैलकुलेट करना था। करंट रेशो के लिए हमने फॉर्मूला देखा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, इसको शॉर्ट में लिखा है करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़। तो हमने यहाँ पे करंट असेट्स देखा क्या क्या हो सकता है। तो हमने देखा करंट असेट्स में कैश है 10,000 की, बैंक का अमाउंट है 5,000, डेप्टर का अमाउंट 20,000, क्रेडिटर हमने छोड़ दिए क्योंकि ये करंट लायबिलिटीज़ है, बिल पे बिल छोड़ दिया, फिर बिल रिसीवेबल लिए 5,000, इसके साथ स्टॉक रखा हमने 9,000, ये क्वेश्चन में है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस रखे 3,000। इसका हमने टोटल किया तो आया हमारा 52,000। अब हमने करंट लायबिलिटीज़ देखी। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर थे 16,000, बिल पेबल था 4,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 2,000। इसका टोटल किया तो आया 22,000। अब हम करंट रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो करंट असेट्स क्वेश्चन में गिवन है 52,000, करंट लायबिलिटीज गिवन अभी हमने निकाली है 22,000। इसको आप सॉल्व करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 000 से 000 कट कर सकते हैं। एक ही टेल से कट करेंगे तो देखिए 2 बन जाए, 2 बन जाए, यहाँ कट करते हैं 2 2 जा 2 6 जा। अब इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, 11 2 जा 22, 4 पॉइंट ला के 0 बढ़ाते हैं, 11 3 जा 33, आ जाता है हमारा 7। अब लगेगा ऑटोमेटिक 0, 11 6 जा कर लेते हैं 66, आ जाता है 4। तो फिर से 0 लगाएंगे, वो 3 जा आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इतना ही रख लेंगे। तो ये आ जाता है हमारा 2.36:1। तो हमने देखा था कि जो इसका रेशो है वो आदर्श अनुपात 2:1 होता है, और ये आदर्श ही स्थिति में कहलाएगा क्योंकि हमारी जो संपत्तियां हैं वो चालू दायित्व से 2 गुना से और ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करंट रेशो कैलकुलेट किया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।